राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? तरक्की के लिए कभी कभी तरीके बदलने पड़ते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अपन बात करेंगे और एक एक करके पॉइंट जानेंगे। डायग्राम को ध्यान से समझेंगे, किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं वो भी जानेंगे, किस तरीके से अपन इंस्पिरेशन करते हैं, किस तरीके से अपन एक्सपायरेशन करते हैं, सारी बातें एक एक करके जानेंगे। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें फर्क होता है या फिर दोनों एक ही बात है, तो अपन बात करेंगे कि एक बात तो नहीं है, अलग अलग बातें हैं। अगर ये बातें आपको एक ही लगती है तो यहाँ से ध्यान से सुनना आप चालू करें। आपको किस तरीके से ऑक्सीजन अंदर जाता है, किस तरीके से CO2 बाहर निकलता है, ये बातें नहीं पता है तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। आपके जो ये लंग्स के नीचे जो डायफ्राम लगा हुआ, इसमें किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, किस तरीके से रिलैक्सेशन होता है, ये बातें भी आपको नहीं पता है तो भी इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से मेरे साथ में आइएगा। अपन लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में जो भी अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अपन जो भी बातें बोलते हैं उसे अपन जो भी गैसेज का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे होते हैं, ये जो फिनोमिना है ना, इसे अपन ब्रीदिंग बोलते हैं। कई लोग इसे रेस्पिरेशन बोल देते हैं, नहीं नहीं, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसमें अपन वेंटिलेशन कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग से अच्छा वर्ड अपन वेंटिलेशन बोलते हैं। अपन एक रूम में, किचन में एक वेंटिलेशन के लिए एक वो नहीं लगा देते, एक पंखा लगा देते जिससे वो गर्म हवाएं बाहर निकल जाती है, ताकि क्या हो जाए, एयर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि अपन वेंटिलेशन लगा देते हैं, वेंटिलेशन कर देते हैं, वेंटिलेट कर देते हैं उसको। ऐसा ही वेंटिलेशन सिस्टम अपनी बॉडी में भी लगा हुआ है। किस लिए लगा हुआ है? क्योंकि अपनी बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, CO2 गैस का नंबर बढ़ जाता है, उसे बाहर निकालना है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर लेना है, तो वेंटिलेशन कंटिन्यूसली चल रहा है। नाम क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो टाइप से, ब्रीदिंग के दो टाइप है। एक क्या टाइप है? इनहेलेशन, सांस खींचना, एक्सहेलेशन, सांस छोड़ देना। इंस्पायरेशन, अंदर सांस लेना, इंस्पायरेशन अंदर सांस लेना, एक्सपायरेशन एग्जिट कर देना सांस को, इसे ब्रीदिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में? ब्रीदिंग क्या है? तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस को अपन वेंटिलेशन ब्रीदिंग बोल देते हैं। क्या ये बातों में समझ में आई? अब आइएगा इस डायग्राम पे। इस डायग्राम में मैंने क्या क्या लिख रखा है, पहले इसकी लेवलिंग देख लीजिएगा, ध्यान से देखना। देखो, ये आपका नाक है, नेजल चेंबर। नेजल चेंबर में यहाँ पे ये नेजल चेंबर है जहाँ पे कुछ हेयर की ग्रोइंग होती है। यहाँ पे कुछ हेयर की ग्रोइंग होती है, यहाँ पे हेयर की ग्रोइंग होती है भाई, और यहाँ पे कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड भी होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड भी होती है। जब भी आप यहाँ से एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और CO2 बाहर आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन जब अंदर जा रहा है तो गैसेज यहाँ पे अंदर जाती है, तो कुछ डस्ट के पार्टिकल भी जाते हैं ना। कई बार आप डस्ट में चले जाते हैं, वहां पे भी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी डस्ट में चले गए तो रेस्पिरेशन रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं, यहाँ पे भी अपन ब्रीदिंग करते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो गैस जब अंदर जाएगी तो कुछ डस्ट के पार्टिकल इसके साथ में चले जाएंगे, और ये डस्ट के पार्टिकल आपने देखा होगा, जब भी इस म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा होता है तो ये जो हेयर की ग्रोइंग है ना, ये इस डस्ट के पार्टिकल को यहीं पे रोक लेती है और ये यहाँ पे जमा हो जाता है, और जमा होकर सॉलिड पार्ट बन जाता है, जिसका नाम आप जानते हैं सारे लोग। हाँ, ये जो सॉलिड पार्ट बनता है ना, फिर ये सॉलिड पार्ट आप जब भी इसे बाहर निकालने में थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रेशर क्रिएट करते हैं और इसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका मैकेनिज्म है कि आपके डस्ट से आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में अंदर नहीं जानी चाहिए, ऐसा नेचर ने कर रखा है भाई, शुरू से कर रखा है। इसे नेजल चेंबर बोलते हैं। इसके बाद में देखो, गैस इस चेंबर में आती है, और इस चेंबर का जो नाम है, उस चेंबर का नाम है फेरिंग्स। इसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसका नाम अपन नेजोफेरिंग्स भी बोल सकते हैं। यहां से इसका नाम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं जाना है। इस पूरे चेंबर का नाम आप क्या याद रखेंगे? फेरिंग्स, इसका नाम याद रखेंगे। फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है। किस किस के लिए कॉमन पाथवे है? इसमें देखो, खाना भी आता है, फूड भी आता है इसमें, और इसमें एयर भी आती है, तो दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। तो यहां से देखना, खाना इस बक्कल कैविटी में, ये रहा खाना, ये खाना जब यहाँ से इसमें जा रहा होता है तब भी ये इसमें आता है फेरिंग्स में, और एयर भी देखो यहाँ से इसमें जब जारी होती है तब भी इसमें आती है। इसका मतलब फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा पाथवे, ऐसी जगह कौन सी जगह जहाँ पे खाना और गैस दोनों मिल सकते हैं, तो वो है फेरिंग्स। उसके बाद में देखो, एयर कहाँ पे जा रही है? एयर जा रही है इसमें जा रही है एयर, यहाँ से इसमें जा रही है, इसमें एयर यहाँ से इसमें जा रही है, और एक ये ऊपर मैंने एक यहाँ पे ब्लॉक, ये जो ब्लैक कलर का एक ढक्कन सा लगा रखा है ऐसे, इस पे ऐसे एक ढक्कन लगा रखा है ऐसे, और ढक्कन ढकता कब है? ये ढक्कन ऐसे ढकता नहीं है, ये ढकता है फिर खुलता है, फिर ढकता है फिर खुलता है। क्या होता है ऐसा?
देखो ये ढक्कन लगाया क्यों? ये ढक्कन लगाया इसलिए क्योंकि जब आप बकल कैविटी में से जब खाने को निगलेंगे, खाना अंदर जाएगा, तो खाना जब अंदर जा रहा है बोलस की फॉर्म में और ये ढक्कन नहीं होता, तो मुझे बताओ ये खाना इसमें गिरता कि नहीं गिरता? गिरता ना, तो गिरता तो फिर ये खाना इस रेस्पिरेटरी पाथ में जाता है, तो इसे ब्लॉक करता और खाना जहाँ पे जाना था वहां पे खाना नहीं पहुंचता। इसलिए नेचर ने इस पे ढक्कन लगाया। ढक्कन किस पे लगाया? जो ये रेस्पिरेटरी पाइप है ना, जहां से अपन गैस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इस रेस्पिरेटरी पाइप की जो ये ओपनिंग है जो फेरिंग्स में खुलती है, इस ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस। क्या नाम है इसका? ग्लोटिस इसका नाम है। ग्लोटिस वाले रीजन के ऊपर एक फ्लैप ढक्कन लगा दिया, फ्लैप कार्टिलेजिनस फ्लैप लगा दिया, कार्टिलेज का ढक्कन लगा दिया। ग्लोटिस के ऊपर के लिए वर्ड यूज करते हैं एपी, जैसे आपने सुना होगा एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर, एपी यानी ऊपर होता है। ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लगा दिया, इसे अपन क्या बोलते हैं? एपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसे? एपीग्लोटिस इसे अपन बोलते हैं। इसके बाद में ग्लोटिस के नीचे चलते हैं तो एक छोटा सा चेंबर दिखता है, और उस चेंबर में क्या होता है? उस चेंबर में भी प्रोटीन के फाइबर लगे होते हैं, यहाँ पे भी कार्टिलेजिनस फाइबर लगे होते हैं, यहाँ पे भी प्रोटीन के थिन फाइबर लगे होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। और जब भी यहाँ से एयर पास हो रही होती है तब इन फाइबर्स में एक पर्टिकुलर मैनर में वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? उस वाइब्रेशन की वजह से वॉइस जनरेट होता है, और वॉइस जनरेट होता है इसलिए इस बॉक्स का नाम है वॉइस बॉक्स, और इसे अपन लैरिंग्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स इस डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, यहां से वॉइस जनरेट होता है, इसलिए वॉइस बॉक्स भी इसे अपन बोल देते हैं। ये जो पाइप नीचे जा रही है ना, ये जो रेड कलर से मैंने बना रखी है, इस पाइप का क्या नाम है? इस पाइप का नाम है ट्रेकिया। यहाँ पे मैंने लिख रखा ट्रेकिया, ये पाइप है। ये ट्रेकिया जो है ये मस्कुलर सेल से बनी हुई एक पाइप है, और इस पाइप को एक सपोर्ट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये अगर एयर इसमें एब्सेंट रहेगी तो ये कोलैप्स कर जाएगी, पिचक जाएगी, और पिचक जाएगी तो फिर रेस्पिरेशन सही नहीं हो पाएगा, वेंटिलेशन सही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे उसी फेज में बनाए रखने के लिए इसके चारों ओर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग लगाई जाती है। सी शेप की, सी शेप की क्यों लगाई? देखो यहां से यहां तक कवर कर जाते हैं। पीछे के साइड क्या होता है? पीछे के साइड होता है अपना फूड पाइप। देखो कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। ये जो रेड कलर वाला मार्कर है, जो रेड कलर चेंज कर देता हूं, ये जो रेड कलर वाला मार्कर है और ये जो व्हाइट कलर है, या इसे बोलते हैं ब्लू कलर। एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है। इसमें ये रेड कलर वाला मार्कर देखो मैंने ऐसे दिखाया, अभी देखो ये रेड कलर, इस रेड कलर को बोलेंगे आपकी ये रेस्पिरेटरी पाथवे, ये ट्रेकिया है, और इसे बोलेंगे आपकी ये फूड पाइप है। ये फूड पाइप अभी मैंने ऐसे कर रखा है, और मैंने डायग्राम में भी ऐसे ही दिखा रखा है। देखो ये फूड पाइप है, ये क्या है? एयर पाइप। ये अपनी बॉडी में ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है। मुझे बताओ आपको ब्लू कलर दिख रहा है कि पीछे से? नहीं दिख रहा ना, तो ये ब्लू कलर पीछे होता है। अब मुझे बताओ पीछे से इस पाइप को सपोर्ट कौन दे रहा है? ये पाइप दे रहा है। देखो ये पाइप पीछे से इसको सपोर्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ पे पीछे कार्टिलेजिनस रिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से फूड पाइप जैसे सपोर्ट दे रही है। अब यहां से लेके यहां तक एक रिंग घुमा देते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग इस ट्रेकिया के चारों ओर घुमा दे, ताकि एक कोलेप्स ना हो, ताकि पिचक ना जाए। समझ गए बात? हाँ, इसलिए यहाँ पे सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग लगा दी जाती है, ताकि कोलेप्स होने से बच जाए। बहुत बढ़िया। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में इसका नाम अपने यहाँ पे पढ़ लिया, इसका नाम क्या है? इसका नाम ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? जब जो ये अपनी रब होती है ना, ये सॉरी रिब होती है ना, रिब्स, जो अपनी रिब्स होती है, जो यहाँ पे ऐसी जो पिंजरा बनता है ना, पिंजरा बनता है जिसमें 12 पेयर ऑफ रिब होती है, और ये रिब जो पिंजरा बनाती है, इस रिब की जो ये यहाँ पे एक यहाँ पे बोन भी होती है सामने, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोन है, जिसे अपन स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम के साथ में रिब्स यहाँ से जुड़ी होती है, जहां से 5 नंबर की रिब्स जुड़ी हुई ना, 5 नंबर की रिब्स यहाँ से लेके यहाँ तक 5 नंबर की रिब्स, वहां से ये ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नहीं याद रखना, पर आपको याद रख लेना कि 5 नंबर की रिंग से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और ये ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड होकर बन जाता है ब्रोंकाई। क्या बनता है? ब्रोंकाई बनता है, 2 ब्रोंकाई बन जाती है। तो उसके बाद में ये ब्रोंकाई आगे और फिर से डिवाइड होती है, और क्या बना देती है? ब्रोंकियोल्स बना देती है। तो पहले प्राइमरी ब्रोंकियोल्स बनता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स बनता है, ऐसे। तो ये माने तो ब्रोंकियोल्स है, इसके बाद में यहाँ से और ब्रोंकियोल्स बनेंगे, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी पाइप बनती चली जाएगी। इसे अपन प्राइमरी ब्रोंकियोल्स बोल सकते हैं, फिर इसे सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियोल्स ऐसे होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जहां से गैसेस एक्सचेंज कर रही होती है। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स लास्ट में होता है। इसके बाद में छोटे छोटे गुब्बारे लगे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे बलून लगे हुए हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जिसे अपन एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई एक सेक है, सेक यानी खाली जगह है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा। किसके साथ में गैसेस का एक्सचेंज होगा? इसमें यहां से एक ब्लड पाइप गुजर रही होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लड पाइप बना देता हूँ,
मैं यहाँ पे एक ब्लड पाइप बना देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से एक ब्लड पाइप जा रही है, ये है एक ब्लड पाइप। इस ब्लड पाइप को मैं इतना ही बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस ब्लड पाइप, ये ब्लड पाइप जो आई है ना, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ से निकल के आगे जाएगी, ठीक है। इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 ज्यादा है इसमें, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ से ऑक्सीजन देखो अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होगा, इस पाइप के सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा लेकिन CO2 कम। तो सिंपल डिफ्यूजन से क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन से ये जो CO2 है वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा और O2 है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो CO2 बाहर निकल जाएगा, O2 अंदर आ जाएगा, हो गया गैसेस का एक्सचेंज। ये जो एल्वियोलाई है इसकी बहुत थिन लेयर होती है, ये लेयर जो होती है वो बहुत थिन होती है, जिससे क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन से ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 का, तो CO2 इधर चला जाएगा और ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, और ऐसा यहाँ पे गैस का एक्सचेंज हो रहा है, और फिर जो CO2 है वो फिर यहाँ से रेस्पिरेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में? इसके बाद में यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट बना रखा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे अपन लंग्स बोलते हैं। ये लंग्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये लंग्स है, तो मैंने यहाँ पे एक सेपरेटली लंग्स बना रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों बना रखा है। लंग्स का दूसरा नाम भी बता देता हूँ, लंग्स का दूसरा नाम आपको याद रखना है, पल्मोनस याद रखना है, पल्मोनस। लंग्स का दूसरा नाम पल्मोनस है, पल्मोनस लंग्स का दूसरा नाम है। मैं ये नाम आपको इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि ये आगे बहुत काम में आएगा अपने। तो पल्मोनस लंग्स का दूसरा नाम है, यहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है। इसके बाद में देखो, ये भी लंग्स है, ये भी लंग्स है, एक लंग्स इधर है, एक लंग्स इधर है, दो लंग्स है। दो लंग्स के बीच में एक होता है छोटा सा पार्ट जिसे अपन बोलते हैं दिल, हार्ट। हार्ट का दूसरा नाम कार्डिया है। इस हार्ट का दूसरा नाम कार्डिया, आपने नाम सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट। कई लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे और फिर बड़े डॉक्टर बनेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन करेंगे और क्या बनेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, दिल का इलाज करेंगे, दिल की बीमारी ठीक करेंगे। तो इस दिल का क्या नाम है, कार्डिया। क्या नाम है, कार्डिया। ये जो लंग्स है, इस लंग्स में ये दिल क्या करता है, इधर ऐसे थोड़ा सा धक्का मार रखा होता है, इसलिए लंग्स यहां से थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाता है। मतलब ये यहाँ से जब ये घूमता है ना, ये लंग्स ऐसे कुछ रखा हुआ है और ये थोड़ा सा ऐसे घुमा रहता है, इसलिए यहाँ से इस जो ये लेफ्ट साइड का जो लंग है इसमें थोड़ा सा धक्का लगा रखा होता है इसने, इसलिए यहाँ पे एक नोच बन जाती है जिसे अपन बोलते हैं कार्डियक नोच। ये जो नोच बन गई, इधर नोच नहीं है, तो आप जब आगे जाके मान लेता हूँ आप जब डॉक्टर बनेंगे और मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज में लंग्स दिए जाएंगे हाथ में और पूछा जाएगा ये किस साइड का लंग है, तो आप बताओगे कि अगर इसमें कार्डियक नोच है तो वो लेफ्ट लंग है, और कार्डियक नोच नहीं है तो वो राइट लंग है। क्या आपको समझ में आएगा? हाँ, ये दिल है, इसका काम है पंपिंग करना। इसका लोग कई तरीके से कुछ ना कुछ कनेक्शन मान लेते हैं, पर इसका काम और सिर्फ एक ही काम है, पंपिंग करना। ब्लड को पंप कर रहा होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भी पंप करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करता है। तो ये पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी है कौन, कार्डिया, दिल। इसके नीचे, इस लंग्स के नीचे एक मैंने ऐसे एक बहुत सारी लाइंस बना के यहाँ पे लिख रखा डायफ्रेम। ये डायफ्रेम क्या है कि डायफ्रेम एक मसल है। कैसी मसल है? ये ऐसे रहती है, ऐसे रहती है मसल, जो मेरे हाथ की जो शेप देखना आप, ऐसे रहती है। ये जो शेप बन के तैयार है ना, यहां से लेके यहां तक, ये जो शेप बन गई इसे अपन बोलते हैं डोम शेप। और ये इस मसल्स की रिलैक्स स्टेज है, रिलैक्सेशन कंडीशन है। ये ऐसे रिलैक्स हो रखी होती है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है देखना, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करती है, यहाँ वाले पार्ट के नीचे यहाँ पे कुछ फ्रेनिक मसल्स लगी होती है, और ये यहाँ की फ्रेनिक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये डोम शेप क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, ऐसे फ्लैट होता है। तो मुझे बताओ ये जो जगह यहाँ पे घेर रखी थी वो जगह किसको मिलेगी, लंग्स को फैलने के लिए मिलेगी। और जब लंग्स को ये जगह फैलने के लिए मिलेगी तो मुझे बताओ अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, तो बोलेंगे वॉल्यूम तो बढ़ेगा। वॉल्यूम जब भी बढ़ता है किसी चेंबर का तो प्रेशर कम हो जाता है। जितनी ऑक्सीजन और CO2 वहां पे प्रेजेंट है, अगर उस वाले चेंबर का मैं वॉल्यूम एकदम से बढ़ा दूं तो मुझे बताओ वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कम प्रेशर हुआ है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए एयर में जो ऑक्सीजन है आपको पता होगा 21% ऑक्सीजन है, और वो हाई प्रेशर एनवायरमेंट से जब अपने लंग्स को एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है और उस प्रेशर की वजह से अपने लंग्स में एयर इनहेल हो जाती है, और इनहेल क्या होती है, ऑक्सीजन। समझ गए? उसके बाद में बोलते हैं कि CO2 को बाहर निकालना। CO2 को बाहर निकालना तो फ्रेनिक मसल रिलैक्स करती है, और रिलैक्स करती है तो ये वापस डोम से बन जाता है ऐसे। और जब ये डोम से बनता है तो ये लंग्स को धक्का लगाता है, लंग्स को धक्का लगाता है तो ये वॉल्यूम को क्या कर देता है, कम कर देता है। वॉल्यूम को जब कम करता है तो प्रेशर
हाई हो जाता है और CO2 का प्रेशर यहाँ पे हाई कर दिया जाता है और एनवायरमेंट के साथ में जब इस प्रेशर को कंपेयर किया जाता है तो लंग्स में CO2 का प्रेशर ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एयर में 0.03% है, इसलिए एनवायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन या फिर CO2 का प्रेशर कम, लंग्स में प्रेशर ज्यादा, तो CO2 क्या होता है, वो एक्सेल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, एक्सपीरेशन उसे अपन बोलते हैं, एक्सहेलेशन उसे अपन बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? क्या होता होगा देखना यहाँ पे ध्यान से। ये लंग्स है, यहाँ पे मैं फ्रेनिक मसल बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया डायफ्राम, दूसरा कलर बनाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे बना दिया डायफ्राम, ये रहा डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम अभी कौन सी फेज में है, तो ये रिलैक्स फेज में है। डोम से बना रखा है, डोम से मतलब ये मसल से ऊपर धक्का लगा रखी, ऊपर धक्का लगाएगी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम कम, वॉल्यूम यहाँ पे हो गया कम, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो CO2 है उसका प्रेशर बढ़ेगा और एनवायरमेंट में जो CO2 है उसका प्रेशर क्या है, इसके कंपेयर में कम है, तो CO2 यहां से बाहर निकल जाए। समझ गए बात? अब ये जो डायफ्राम है, ये जो मसल सेल है, फ्रेनिक मसल जो यहाँ पे लगी होती है, ये से जब खींचती है तो ये जो डायफ्राम है ये ऐसे हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, फ्लैट होता है तो देखो ये वाली जगह जो है वो यहाँ तक, ये जो लंग्स है यहाँ तक एक्सटेंड कर जाता है, इतना वॉल्यूम बढ़ता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर किसका कम हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, जिसे अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो गया, इधर कम हो गया। एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है तो प्रेशर बहुत हायर साइड होता है एनवायरमेंट में, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर एंटर कर जाती है। तो ये ऐसे डोम शेप होता है और फ्लैट हो जाता है, फिर डोम शेप होता है और फिर फ्लैट हो जाता है। इस तरीके से अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं। इसके साथ में ये जो मैंने बना रखा है, ये रिब्स है, ये 12 पेयर होती है अपनी, ये जो रिब केज है इसमें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। एक मैं आपको सिंपल सी बात और बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैं आपको ये जो रेस्पिरेशन जब अपन करते हैं तो ये जो गैस है ये कहाँ से कहाँ पे और कैसे ट्रेवल करती है, तो आप इसका एक पाथवे लिख सकते हैं। क्या पाथवे है देखना, सबसे पहले लिखेंगे आप, अगर मैं ऑक्सीजन का इनहेलेशन की बात करूं, आप CO2 को लेके भी बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन को लेके मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीजन सबसे पहले होती है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट ना लिखिए, पहले मैं लिख दूं नेजल चेंबर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेजल चेंबर, लिख दिया। इसके बाद में नेजल चेंबर से कहां पे जाएगी, तो अपन लिखेंगे फेरिंग्स में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेरिंग्स, लिख दिया। फेरिंग्स से फिर ये कहां पे जाएगी, तो अपन लिख देंगे डायरेक्टली लेरिंग्स, लेरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद में कहां पे जाएगी, तो अपन लिख देंगे ट्रेकिया, तो मैंने लिख दिया ट्रेकिया, ट्रेकिया लिख दिया। ट्रेकिया से कहां पे जाएगी, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे ब्रोंकाई, तो मैंने लिख दिया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से क्या, ये कहां पे जाएगी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्रोंक्यूल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। ब्रोंक्यूल से कहां पे जाएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और अपन लास्ट में लिख देते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है, यहाँ पे देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है, इस तरीके से अपना वेंटिलेशन होता है। तो ये हो गया इनहेलेशन। अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 में इसमें उल्टा हो जाएगा ना भाई, CO2 ब्लड पाइप से एल्वियोलाई में CO2 आएगी, फिर कहां पे आएगी CO2 ब्रोंकियल में, फिर कहां पे आएगी ब्रोंकाई में, फिर कहां पे आएगी ट्रेकिया में, फिर कहां पे आएगी लेरिंग्स में, फिर आएगी फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद में नेजल चेंबर और एनवायरमेंट में एक्सपोज कर दी जाएगी। ये पाथवे भी तुम्हें याद रख लेना, एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। बोर्ड वाले बच्चे भी यहाँ से ध्यान से देखेंगे और हायर क्लास में भी आपको ये बातें काम में आएगी। ये सारे डायग्राम और सारी लेवलिंग आप 1-2 बार, कम से कम आप अगर इस डायग्राम को बिना देखे 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे बीच बीच में आप भूल जाते हैं, नहीं बनाना मतलब नहीं बनाना आपको आता है तो बीच में आप इसे देख सकते हैं, पर ये डायग्राम आपको इसी तरीके से बनाना आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। बायोलॉजी में अगर आपको नंबर गेन करने हैं, चाहे आप 10th क्लास की बात करें, चाहे आप 11th-12th की बात करें, जब भी आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी का मतलब होता है डायग्राम, और आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो आपकी जो जितने नंबर आने चाहिए थे उतने नंबर नहीं आएंगे, चाहे आपने कितनी अच्छी थ्योरी लिख दी हो। डायग्राम के बिना आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। डायग्राम आप, मैं तो कहता हूं नहीं पूछा गया है तब भी डायग्राम बना दो, डायग्राम से अच्छा इंप्रेशन आएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, थैंक यू।